तो नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 सेट करा चुका हूँ और दोनों सेट के अंदर हम लोगों ने 20-20 क्वेश्चंस किए हैं। अब एक बात जो मैं आपको पहली क्लास में भी मैंने आपको बताई थी, इस क्लास में भी बता रहा हूँ मेरे भाई। 10 सेट हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं जिनके अंदर 20 सेट यानी कि 20 क्वेश्चन ही आपके रहेंगे। तो आज ये तीसरा सेट है। 7 सेट हम और करेंगे जिनके अंदर 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। उसके बाद जो आपके सेट आने वाले हैं, क्योंकि अब तो हमको सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाने हैं, मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस करना है। तो उसके बाद जितने भी हम लोग सेट करने वाले हैं उनके अंदर मैं 25 क्वेश्चन रखूँगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि भैया जी कॉम्प्रिहेंसन वाला पार्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, आप उसको भी ऐड कीजिए। तो मेरे भाई बिल्कुल ऐड होगा। बस आप कोशिश कीजिए। अभी ये जो मैं 20 क्वेश्चन का लेके चल रहा हूँ, अभी आप इसको लगाइए। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम कॉम्प्रिहेंसन वाले पार्ट को थोड़े दिन बाद ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एरर का है भाई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें क्या गलती है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे रामायणा इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक। इट इज़ बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 500 BC टू 100 BC। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीसी को देख के बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया जी ये बीसी क्या है। तो बीसी होता है बिफोर बर्थ ऑफ, जो क्रिश्चियन में आपके क्या नाम है उनका, जो जीजस वगैरह हुए हैं उनके जन्म से पहले की ये बात कर रहा है। यहाँ पे बीसी का मतलब यही होता है बेसिकली। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ईसा पूर्व हिंदी में इसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा इसको, वही चीज़ यहाँ पे है ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में गलती क्या है। देखो आपको ना मैंने आर्टिकल चैप्टर में एक बहुत प्यारी सी बात बताई थी। मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर में बताया था जितनी भी आपकी एंशियंट बुक्स होती हैं, जितने भी आपके एपिक होते हैं या जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं, तो उनके पहले ना उनको डेफिनेट बनाने के लिए आपको उनसे पहले द आर्टिकल लगाना होता है। जैसे आपकी होली बुक्स वगैरह हो गई, उनके नाम से पहले भी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, जैसे नॉर्मली हमें किसी लड़की का नाम लिखना है गीता, तो मेरे प्यारे साथी इससे पहले द आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहीं पर जब हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करेंगे, जो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र बुक है, होली बुक है, तो उसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे प्यारे साथी मुझे द आर्टिकल उससे पहले लगाना होगा। तो सेम यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एंशियंट बुक्स होती हैं या होली बुक्स होती हैं उनसे पहले आपको द आर्टिकल लगाना होता है। तो मेरे प्यारे साथी रामायणा एक संस्कृत एपिक है। एपिक मतलब ग्रंथ, एपिक मतलब क्या होता है, ग्रंथ। तो यहाँ पे ये एक एक प्रकार से होली बुक है। अगर ये होली बुक है तो इससे पहले द आर्टिकल हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो भैया जी किस पार्ट में गड़बड़ है, सी वाले पार्ट में। ठीक है जी, यहाँ पे द रामायणा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे द रामायणा होगा यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़ेंगे। करें हार्ड हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी स्पॉटिंग एरर का है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ अगर आंसर मार्क करने की बात होगी तो विद इन सेकेंड बी वाले ऑप्शन को मार्क कर दिया जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे भैया जी ये कैसे हुआ। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आपने मेरे से फाउंडेशन बैच पढ़ा हुआ है या आपने मेरे से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच वाली भी क्लासेस ली हैं, तो वहाँ जो मैं एडवर्ब की प्रैक्टिस करा रहा था तो मैंने आपको वहाँ अच्छे से बताया था हार्ड वर्सेस हार्डली का डिफरेंस। बताया था या नहीं, जल्दी से बताएंगे प्यारे साथी। हार्ड वर्सेस हार्डली का डिफरेंस। और मैंने क्या सिखाया था, मैंने बताया था ये जो हार्ड होता है ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होता है। मतलब हार्ड वर्ड आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम कर लेता है। लेकिन जो ये हार्डली होता है
ये मेरे प्यारे साथी केवल एडवर्ब का काम करता है। ये वर्ड आपका एडजेक्टिव नहीं हो सकता, यानी कभी भी इस वर्ड को आप एज एन एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। ये हमेशा कैसे यूज़ होता है, एडवर्ब की तरह। अब मैंने आपको इन दोनों के मीनिंग भी बताए थे, ऐसा नहीं कि मैंने मीनिंग नहीं बताया था। मैंने कहा था ये वाला जो हार्ड होता है ये कठिन के सेंस में, या अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के सेंस में वर्ड यूज़ होता है, और ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ होता है। लेकिन ये जो हार्डली वाला वर्ड होता है ये होता है निगेटिव सेंस में यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है ना के बराबर। बताया था ना। तो अब आप मुझे देख के बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको यहाँ पे हार्ड वर्ड की ज़रूरत है, यानी एडवर्ब के रूप में ये काम तो कर सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे हार्ड वर्ड ठीक है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि भाई उसने जो है बॉल को एक तरीके से फेंका, बास्केटबॉल को उसने फेंका, व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे वह गिर गई थी, तो उसने बिल्कुल ना के बराबर तेज़ी से फेंका होगा, जिससे कि क्या थी, वो जो बॉल थी वो ग्राउंड पे गिर गई। तो उसने फेंका ही ऐसा था कि वो ग्राउंड पे गिर जाएगी हल्के से, तो उसने ना के बराबर तेज फेंका होगा उसने। तो यहाँ पे हार्ड नहीं होगा, हार्ड की जगह पे हार्डली हमें लगाना पड़ेगा। तो बस इस वाले क्वेश्चन में यही गलती है, बाकी पूरा ठीक है क्वेश्चन। हार्ड की जगह पे यहाँ पे क्या आना था, हार्डली। तो आपको बस ये हार्ड वर्सेस हार्डली में डिफरेंस पता होना चाहिए था, और मैंने फाउंडेशन बैच में भी इसको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है प्यारे साथी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे सी ऑलवेज लाइक्स टू सो ऑन हर बेल्ट। अब ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का है, यानी तीसरा क्वेश्चन है, और ये भी स्पॉटिंग एरर का है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे प्यारे साथी, जो आपका प्रेपोजिशन चैप्टर होता है, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे भाई, प्रेपोजिशन में हमने आपसे क्या कहा था, प्रेपोजिशन के अंदर आपके 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एकेडमिक वाली प्रेपोजिशन होती है, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली में कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं, वर्ड विद फिक्स प्रेपोजिशन, वर्ड विद नो प्रेपोजिशन, और वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशन। यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये मेरे प्यारे साथी, जो आपकी फ्रेजल वर्ब बनती हैं वो वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशन के साथ बनती हैं। लाइक जैसे आपने देखा होगा, लुक इनटू हो गया, ऐसी अगर हम बात करें तो लुक अप हो गया, ऐसी अगर हम बात करें तो लुक आफ्टर हो गया, ये चीज़ें। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा लुक वर्ड इन तीनों ही फ्रेजल वर्ब के अंदर सेम है। तीनों के अंदर जो चीज़ चेंज हो रही है वो प्रेपोजिशन चेंज हो रही है। इसके अंदर देखो इनटू लगा रखी है, इसके अंदर देखो अप लगा रखी है, और इसके अंदर आफ्टर लगा रखी है। तो यही जो चीज़ बनती है इसी को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो आपकी वर्ब और एक प्रेपोजिशन, उसी को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझिएगा, फ्रेजल वर्ब जब आपकी बनती है तो वो चूंकि जब उनके अंदर ना प्रेपोजिशन चेंज हो जाती है, क्योंकि वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है प्रेपोजिशन चैप्टर के अंदर, वो तो होता क्या है, इनका मीनिंग भी अलग अलग होता है। जैसे लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना किसी मैटर की। लुकअप का मतलब होता है नॉर्मली किसी की तरफ देखना वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, और लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, यानी किसी की देखभाल करना। तो आप देख पा रहे हो कि तीनों की तीनों फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो प्यारे साथी अलग अलग है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं तो उनके अंदर वर्ड के साथ में जो प्रेपोजिशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है, और जब डिफरेंट हो जाती हैं तो उनका मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है। अब सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन में सो ऑन दे रखा है। भाई सो ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, लेकिन यहाँ पे दिखाने की बात जो हो रही है वो अलग तरीके से हो रही है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो फ्रेज बनती है, यानी कि आपकी जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बनती है वो सो ऑन नहीं होती प्यारे साथी, सो ऑफ होता है। आपने बहुत सुना होगा कि अरे यार ये तो शो ऑफ करता है, शो ऑफ मतलब दिखावा करना। तो ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, ये भी एरर का क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो आप कहेंगे भैया जी कैसे, देखो मैंने क्या कहा, जो मैंने फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है उसके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये बात तय है।
बस आपको वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए और उस टाइम पे आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे, आ जाइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। क्या सिखाया था, याद करो चैप्टर कंडीशनल। कंडीशनल में क्या पढ़ाए थे हम, सबसे बेसिक वाला पॉइंट बताओ कंडीशनल का क्या बताए थे। तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी सबसे बेसिक पॉइंट आपने कंडीशनल में हमें बताया था, आपने बताया था कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं जिनके अंदर शर्तें रखी जाती हैं। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और एक होता है जीरो कंडीशनल। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम कंडीशन बनाते हैं तो मेरे प्यारे साथी उस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 क्लाउजेस होती हैं। एक तो कंडीशन वाली क्लाउज होती है और एक उस कंडीशन का जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है, यानी जो रिजल्ट उसका निकल के आता है, एक वो वाली क्लाउज होती है। अब आपको एक जो सबसे बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि कभी भी कंडीशन वाली क्लाउज के अंदर आप विल का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कंडीशन वाली क्लाउज के अंदर कभी भी आप विल या सेल की जैसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन फ्यूचर में नहीं बताएंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर में हो सकता है, उसका परिणाम फ्यूचर में हो सकता है। तो आपको मैंने सिंपल सी बात बताई थी और मैंने सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के थ्रू भी याद कराया था। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फाउंडेशन बैच के अंदर दी थी इस चीज़ की कि कंडीशन वाली क्लाउज के अंदर और टाइम वाली क्लाउज के अंदर कभी भी हम लोग फ्यूचर को मेंशन नहीं करते हैं। बताई थी या नहीं, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल बताई थी। तो जरा मुझे देख के बताओ, ये इफ का मतलब होता है कंडीशन वाली क्लाउज, तो इस वाली क्लाउज के अंदर ये फ्यूचर क्या कर रहा है, और फ्यूचर आ गया तो इसको हटा दो भाई, खत्म हो गया मामला, यही गलती है। तो इफ वाले क्लाउज में जो है ये नहीं होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आंसर लगाने में सिली मिस्टेक भी हो सकती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ए वाले ऑप्शन में भी बिल दे रखा है और आपका सी वाले ऑप्शन में भी बिल दे रखा है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे। कई सारे बच्चे जल्दी जल्दी में देखेंगे कि बिल गलत है, तो हो सकता है वो सिली मिस्टेक में ए वाले ऑप्शन को टिक कर दे। बट मेरे प्यारे साथी, जब भी ऐसा हो कि आपको लगे सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो एक बार ना पूरा उतना एरिया चेक कर लेना उसके आसपास का। आप देखो ये हम बिल वो वाला हटा रहे हैं जिसके बाद में रेन मेन वर्ब दे रखी है, तो आपको यहाँ से भी वही वाला हटाना है। यानी ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला यहाँ पे बिल नहीं आएगा, यानी सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। कई सारे बच्चे त्रुटिवश या मिस्टेक के कारण, सिली मिस्टेक के कारण इसका ए ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि उनको वहाँ कॉन्सेप्ट पता नहीं, कॉन्सेप्ट पता है बट वो सिली मिस्टेक की वजह से गलती हो जाती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इट टुक 4 hours स्ट्रेट टू डैश द डील विद द रीजनल कंपनी। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पूरे 4 घंटे लगे हैं, सीधा 4 घंटे इस डील को पूरा करने में रीजनल कंपनी के साथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो मेरे प्यारे साथी आपने वर्ब में कोलोकेशन करके एक चीज़ पढ़ी होगी, कोलोकेशन ऑफ वर्ब। हालांकि कोलोकेशन वर्ड्स का होता है और कोलोकेशन का मतलब होता है राइट यूजेस ऑफ वर्ड, यानी वर्ड का एकदम परफेक्ट यूज कैसे करते हैं वो कोलोकेशन में बताया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोलोकेशन जब आप यूज़ करोगे तो डील को क्या किया जाता है मुझे बताओ। जैसे कोई डील पूरी हो गई तो उस डील के लिए क्या बोलेंगे, गेट द डील बोलेंगे, परफॉर्म द डील बोलेंगे, स्टॉप द डील बोलेंगे या गेट द डील बोलेंगे। तो मेरे प्यारे साथी जब किसी डील को पूरा कर दिया जाता है, फाइनल कर दिया जाता है, तो उसके लिए जो कोलोकेशन बनती है वो बनती है क्लोज द डील। क्लोज द डील का मतलब डील पूरी हो गई, फाइनल, खत्म। समझ में आ गई बात। तो क्लोज हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये कोलोकेशन वाले क्वेश्चन जो है ना पूछते रहते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का टैग नहीं लगाया है, तो कोई भी बच्चा ये मत समझना कि भाई क्वेश्चन 2024 का नहीं है या PYQ मॉक टेस्ट नहीं है अपने पास से लाया, नहीं मेरे भाई, पहले ही बता रहा हूँ। जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे उस क्वेश्चन को उठा के ना तुरंत गूगल में फेंक देना एक बार और उसको चेक कर लेना प्यारे साथी। जैसे ही चेक करोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, तुरंत आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात। आप उसको चेक करेंगे, आपको तुरंत क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और सीधे सीधे टैग भी दिख जाएगा कि किस एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया है। मैं सारे के सारे लेटेस्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, सिर्फ लेटेस्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई अच्छा नंबर गलत पड़ गया है, चलो कोई बात नहीं। इसमें अंडरलाइन ईडीएम का आपको मीनिंग बताना है।
ईडियम आपको दे रखी है डीप वाटर, इन डीप वाटर। इस ईडियम का मीनिंग बताना है। भाई देखो, इस ईडियम का ना याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप ऐसे समझो, समुद्र के अंदर कैसा होता है, तो आप कहेंगे भैया जी गहरा पानी होता है। अब सोचो, पानी जो है वो गहरा है। कैसा पानी है समुद्र के अंदर, कैसा पानी होता है, गहरा पानी। गहरा पानी मतलब डीप वाटर, गहरा पानी मतलब डीप वाटर। अब आप समझो, इस डीप वाटर में अगर कोई व्यक्ति डूब जाए, इस डीप वाटर के अंदर कोई व्यक्ति जो है वो डूब जाए इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके, और बचाओ बचाओ चिल्लाए, तो क्या ये बच सकता है? आप समझो, इन डीप वाटर का मतलब क्या है कि भाई गहरे पानी में आप हैं। तो डीप वाटर में जब आप होंगे, गहरे पानी में जब आप होंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे भैया जी डूबने लगेंगे। क्या हो जाएगा, डूबने लगेंगे। और जब आप डूबने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी इसका सिंपल सा मतलब है परेशानी में होना, ठीक है ना, मुसीबत में पड़ जाना। तो इन डीप वाटर का मतलब होता है मुसीबतों का सामना करना या मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया कि भाई डीप वाटर कहाँ होगा, समुद्र में होगा, नदी में होगा, ठीक है, जो आपके पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनमें होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, गहरे पानी में जब कोई व्यक्ति जाएगा तो वो डूबने लगेगा, और डूबने लगेगा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। ऐसे आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है जी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखो, यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेल्ड बतानी है। क्या तरीका बताया था स्पेलिंग वाले क्वेश्चन का, तो आप कहेंगे भैया जी हमें तो बहुत अच्छे से याद है, आपने 2 क्लासेस में बात बताई है और हम कैसे भूल सकते हैं। आपने बताया था चाहे एग्जामिनर गलत स्पेलिंग पूछे चाहे सही वाली पूछे, हमको हर हाल में सही वाली ढूंढनी है और ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। चलो भैया निकालते हैं। इसमें गलत स्पेलिंग पूछिए, मैं क्या करूँगा, सही वाली ढूंढूंगा और एलिमिनेट करके आंसर निकालूंगा। जैसे मुझे पता है कॉन्ग्रेचुलेट की स्पेलिंग ठीक है, मुझे पता है कैटेगरी की स्पेलिंग ठीक है, मुझे पता है हाइजीन की स्पेलिंग भी ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, जब 3 स्पेलिंग मुझे ठीक दे रखी हैं और मेरे से एग्जामिनर ने गलत पूछी है, तो ये तीनों तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने गलत पूछी है। तो भाई जो बच गया वही मेरा आंसर है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसे निकालना है जब भी आपसे स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन पूछे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो सेम वही क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्पेल्ड। अब आप कहेंगे भैया जी दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल दे रखा था, इसमें तो स्टेटमेंट दे रखी है। भाई कोई डिफरेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपका पागल बनाने के लिए दे रखी है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ती है वो मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं उसका रीजन बताता हूँ। आप ये डायरेक्शन पढ़ो, कह रहे सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब भाई एक बात बताओ, इस सेंटेंस में दिए गए वर्ड में से आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड छांटनी है। भाई नहीं देखना हमको सेंटेंस, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो आंसर है वो इन 4 ऑप्शन में से एक में ही है। भाई 4 ऑप्शन होते हैं आपके एग्जाम में, उसमें से एक ही तो आंसर होगा, और वो भी कौन सा होगा, जो स्पेलिंग गलत होगी। तो आ गया ना भाई वाला क्वेश्चन, भाई 4 स्पेलिंग में से 3 आपकी सही होंगी और 1 आपकी गलत होगी, जो गलत होगी वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलो ढूंढते हैं, आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें, ब्रिटेन की स्पेलिंग एकदम ठीक है भाई, डिस्टिंग्विश्ड एकदम ठीक है, टॉट एकदम ठीक है। तो भाई 3 स्पेलिंग ठीक दे रखी हैं। अच्छा मेरे को कौन सी चाहिए थी, गलत वाली, तो ना तो ये मेरा आंसर बनेगा, ना ये वाला, ना ये वाला। अकेडमिशियन जो होता है यही हमारा एकदम राइट आंसर बनेगा, सी वाला। भाई 3 कट गए तो जो बचा भाई मेरा आंसर है। अब लेकिन मेन बात ये है कि भैया जी जब ये गलती है तो इसमें ठीक क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। असल में जब अकेडमिशियन की जो हम स्पेलिंग लिखते हैं उसमें यहाँ पर ई नहीं बनता प्यारे साथी, आई बनता है। क्या बनता है, आई। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग भी मैंने करेक्ट कर दी है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे द रोड विच कनेक्टिंग द 2 स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। अब देखिए इस इंप्रूवमेंट वाले भाग की जगह पे आप यहाँ पे हैज़ कनेक्टिंग कर सकते हैं, कनेक्ट्स कर सकते हैं, हैव कनेक्टेड कर सकते हैं और कनेक्टेड कर सकते हैं। अब मैं आपको ना बहुत ही प्यारी सी बात समझा रहा हूँ।
आप बस ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। अब आप कहेंगे भैया जी कई सारे तरीके कैसे? मैं उन तरीकों को भी ना सिर्फ 2 तरीकों में समराइज़ कर रहा हूँ। पहली चीज़, एक तो वो व्यक्ति जिसे बहुत अच्छे से इंग्लिश की नॉलेज है, वो सीधा-सीधा बस इतना देखेगा कि भैया जी कनेक्टिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीरंड हो सकती है, पार्टिसिपल हो सकती है, या फिर आपका टेंस के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का काम कर सकती है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकती। तो आप कहेंगे जी भैया जी। अच्छा, ये आप एक बात बताओ, अगर ये नॉर्मली आपका किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम कर रही है, वो भी ये टेंस को अगर दिखा रही है, तो ये आप जानते हैं ना कि आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो बिना बी की फॉर्म के नहीं आ सकती। आप ये बात जानते हैं भाई? अगर आईएनजी वाली फॉर्म जो है वर्ब की वो टेंस को दिखा रही हो तो वो बिना बी की फॉर्म के नहीं आ सकती। आप ये बात जानते हैं? तो आप मुझे बताइए इस वाले क्वेश्चन में ये जो है क्या ये टेंस को दिखा रही है? जी बिल्कुल दिखा रही है। भाई रोड जो कनेक्ट करता है दो स्टेट्स को, दो राज्यों को, वो ओवर क्राउडेड है, तो ये टेंस को दिखा रही है। यहाँ पे अगर टेंस को दिखा रही है तो हम आईएनजी वाली वर्ब को बिना बी की फॉर्म के नहीं लिख सकते। और बी की फॉर्म तो आप जानते ही हैं कौन कौन सी होती है, बी, बीइंग, बीन, और इसकी जो बच्चे होते हैं मैंने आपको बताया था, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये वाले, तो इनके बिना नहीं आ सकती। अच्छा, फिर मैंने आपको टेंस चैप्टर के अंदर बताया भी था कि भाई कब क्या लगाते हैं हम लोग। मैंने बहुत अच्छे से आपको वर्ब चैप्टर में भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे सेट करते हैं, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है। भाई एक एक चीज़ें मैंने 3-3 चैप्टर के अंदर आपको पढ़ा रखी है। तो आप मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में आप ये बात तो समझ चुके हैं कि दी गई चीज़ तो गलत है, ये तो नहीं आ सकती, तो अब इन चारों में से कौन सा आएगा? सबसे पहले, अब जो बच्चा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है वो सीधे सीधे बस ये देखेगा कि भाई यहाँ पे रोड है, रोड सिंगुलर है, और ये विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी इस आगे वाली क्लाउज में ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से पहले वाले एंटीसीडेंट को क्या करेगा? इस वाली क्लाउज में रिलेट करेगा। यानी इस वाली क्लाउज के लिए जो एक्चुअल सब्जेक्ट का काम है वो कौन करेगा? ये रोड करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रोड सिंगुलर है या प्लूरल? तो आप कहेंगे भैया जी ये तो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इधर आने वाली जो भी वर्ब होगी क्या वो भी सिंगुलर होगी? जी बिल्कुल होगी। अगर सिंगुलर होगी तो जरा देखकर मुझे बताओ क्या ये वाला आंसर हो सकता है? तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी हैव तो प्लूरल है तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ये वाला आंसर हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, हमने टेंस के बेसिक में पढ़ा था कि हैज़ हो गया, हैव हो गया और आपका हैड हो गया, ये तीनों कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो इनके बाद जो मेन वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। इसका मतलब तो भाई ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, अब बात करते हैं क्या कनेक्टेड हो सकता है? तो आप कहेंगे भैया जी ये भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे हैं भैया जी आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर दिया कि ये नहीं हो सकता? मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कैसे डिसाइड किया। भाई ये जो है ना वो सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म जो होती है वो आप जानते हैं कि पास्ट के टेंस को दिखाती है। किस टेंस को दिखाती है? पास्ट के। अब एक बात बताओ, क्या टेंस चैप्टर के अंदर मैंने आपको टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया था? और मैंने उसमें क्या बताया था, जब दो क्लाउजेस को आप रिलेट कराएंगे तो आप देखेंगे कि उनके अंदर जो टेंस है वो बैलेंस में रहना चाहिए। अब आप मुझे देखकर बताओ यहाँ पर कौन सा टेंस दे रखा है? तो आप कहेंगे भैया जी इज, आर, एम प्रेजेंट को दिखाते हैं। तो भैया यहाँ पर पास्ट कैसे कर दोगे? क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट के साथ, पास्ट का रिलेशन पास्ट के साथ, और जो आपका फ्यूचर होता है उसका रिलेशन प्रेजेंट के साथ भी होता है और फ्यूचर के साथ भी होता है, बस पास्ट के साथ नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए ये डी वाला ऑप्शन आंसर बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। जब इतने सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं तो भाई एक ही तो बचा, और जो बचा वही हमारा क्या है? आंसर। समझ पा रहे हैं बातों को? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे प्यारे साथी। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट्स सो आई रोट अ ईमेल टू हर। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला पार्ट आपको इम्प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना मैंने क्या कहा, जितना पढ़ाया है मोर देन सफिशिएंट है। इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इस क्वेश्चन को ना कर पाएँ। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ।
आपको याद होगा मैंने कंजंक्शन चैप्टर के अंदर सीधा सीधा आपको एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट लिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्लाउज आपकी सिंस, एज या फिर बिकॉज के साथ शुरू हो जाती है, ये तीनों के तीनों कंजंक्शन होते हैं। और इन तीनों कंजंक्शन की खास बात क्या होती है भाई, देखो कंजंक्शन भी होते हैं इसमें, और अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन भी होती है, जैसे बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन का काम करते हैं। तो सिंस, एज, बिकॉज ये प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों की तरह काम करते हैं। अब इनका लॉजिक समझना, ये जब कंजंक्शन का काम करते हैं तो इनकी खास बात ये होती है कि ये रीज़न वगैरह को दिखाने के लिए आते हैं। किसे दिखाने के लिए आते हैं? रीज़न वगैरह को। तो जब आप इनको एक क्लाउज में यूज़ कर देंगे ना, तो होता यह है कि ये रीज़न वगैरह अपने आप ही बताता है। तो इसके ठीक आगे वाली जो क्लाउज होती है, एग्जामिनर कई बार उसमें अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ कर देता है जो कि रीज़न वगैरह को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे सो हो गया, या दोबारा से बिकॉज लगा देना हो गया, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, कुछ फ्रेजेस वगैरह भी यूज़ कर लेता है जो कि ऐसे ही क्या नाम है चीज़ों को बात करती हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें, जब आपने सीधे सीधे इसको यूज़ कर ही लिया है, आप देखो ना यहाँ पे एज लगा रखा है, तो सिंस, एज, बिकॉज में से एक यहाँ पे लगा रखा है, और जब एक लगा रखा है तो मेरे प्यारे साथी आपने ऑलरेडी यहाँ पे रीज़न बता दिया, क्योंकि आपने कंजंक्शन लगा रखा है। और जब आपने सिंस, एज, बिकॉज में से एक लगा रखा है, तो आगे आप सो, येट, बट, ये मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए हो, आप उनको यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो देयरफॉर हो या कुछ भी हो, आप उनको यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सो लगा रखा है, मतलब ये तो यूज़ नहीं होगा, बस इसको हटा दीजिए। अब आप क्वेश्चन में देखो, दो ऑप्शन के अंदर सो लगा रखा है, तो ये तो नहीं होंगे भाई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाले में क्या दे रखा है, राइट एन ईमेल टू हर। अब कई बच्चे यहाँ पे ये सोच लेंगे कि भैया जी देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आई रोट एन ईमेल टू हर है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आई राइट एन ईमेल टू हर है। अब दिक्कत ये हो जाएगी, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ये कर दिया कि भैया मैं आई राइट कर देता हूँ, तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आई राइट करते ही आप समझ पा रहे हो कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस उन एक्शंस को दिखाता है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, हैबिट वगैरह आपकी हैबिचुअल एक्शंस जो होती हैं, जो आपकी आदतें वगैरह होती हैं, उनको दिखाता है। रेगुलर एक्शंस, डेली रूटीन वगैरह। तो यहाँ पे डेली रूटीन की बात थोड़ी ना हो रही, वो एक वन टाइम एक्शन है कि भाई जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था डिस्कस करने का उन पॉइंट्स को, तो मैंने जो है ईमेल लिख दिया था उसके लिए, बात खत्म। तो वो वन टाइम एक्शन है, वन टाइम एक्शन है, तो उसको भाई राइट्स करने की ज़रूरत नहीं है। दिया गया चीज़ जो यहाँ पे जो दे रखा है, आई रोट आ ईमेल दे रखा है, ये गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल में मैंने आपको बताया था साउंड चेक करते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार। तो ई मतलब छोटी वाली नहीं, वैसे बड़ी वाली बनती है ईमेल के अंदर। तो भैया ये भी तो स्वर है, और स्वर है तो आर्टिकल कौन सा आएगा स्वर साउंड के लिए, एन आर्टिकल आएगा। तो ये वाला ऑप्शन इस वजह से भी खत्म हो जाता है। तो आप कैसे भी खत्म कर लो, नॉर्मली बस आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो डी वाला आएगा। कौन सा वाला आंसर आएगा प्यारे साथी? डी वाला, ठीक है, डी वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको एंटोनियम बताना है डिफीट वर्ड का। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भी मेरे को एक बात बतानी है, वो बात ये है, कई बार क्या है, क्वेश्चन के अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है जिसका आपको कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे इस क्वेश्चन में भी बच्चे कहेंगे क्या भैया जी हमको ये वाली चीज़ जो दे रखी है इसको पढ़ना पड़ेगा पेपर में? भाई वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन की डायरेक्शन पे और आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर दिया गया जो क्वेश्चन रहता है, जो वर्ड रहता है, वो हमें समझ में नहीं आता, तो हम इस डायरेक्शन को, जब ये जो चीज़ दे रखी होती है, जो स्टेटमेंट दे रखी होती है, इसको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। और कई बार इतना सरल वर्ड दे रखा होता है कि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको। तो अब देखो ना, यहाँ पे बहुत ही ईजी वर्ड दे रखा है, तो इस जो ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकालो। भाई डिफीट का मतलब होता है हार, अब उसका आंसर एंटोनियम पूछा है तो जीत हो जाएगा, सिंपल, विक्ट्री आंसर है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे करके आंसर निकालना है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वारफेयर, ये लड़ाई से रिलेटेड होता है वर्ड आपका, ठीक है। और सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को अपने अधीन कर लेना, और गेन का मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लाभ वगैरह के सेंस में भी यूज़ होता है ये वाला वर्ड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको डिपेंड करता है कि ये जो वर्ड यहाँ दे रखा है, ये वाला वर्ड आपको आता है या नहीं।
अगर नहीं आता है, आप आइडिया लेके करना चाहते हैं, तब आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत ही ईजी वर्ड दे रखा है, तब इस स्टेटमेंट को पढ़ने में समय बर्बाद मत करना, सीधा डायरेक्ट आंसर लगाना, बात खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एंटोनियम बताना है एमिकेबल वर्ड का। अब देखो फिर से एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है, अब क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एमिकेबल वर्ड का हमसे एंटोनियम पूछा है, हमको ये स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो सीधा जानते हैं एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार। वो व्यक्ति जो अपनी लोगों से बहुत ज़्यादा बना के रखता है, बहुत ज़्यादा मित्र बना के रखता है, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा स्वभाव होता है उसका, एमिकेबल बोलते हैं उसको। अब उसका एंटोनियम पूछ रहे हैं, तो एंटोनियम वो व्यक्ति हो जाएगा जो थोड़ा लड़ाकू टाइप का होता है, लोगों से एकदम बिल्कुल दूर रहता है, लोगों से बात नहीं करता, वो वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो बस देखो कहाँ पे दे रखा है, बी वाले ऑप्शन पे, अनफ्रेंडली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें, डेंजरस खतरनाक होता है, स्टूपिड की अगर हम बात करें मूर्ख होता है, और हेटफुल मतलब नफरत करने लायक। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें एंटोनियम बताना है डीपोज्ड वर्ड का। डीपोज्ड का एंटोनियम बताना है। देखो डीपोज्ड एक प्रकार से ना जैसे डिसमिस करना नहीं होता है, आपने सुना होगा डिसमिस करना, वही होता है भैया। डिसमिस मतलब किसी को हटा देना, तो बस वही होता है डीपोज्ड कर देना। अब मैं इसको याद कराने के लिए बस इतना कहूँगा, जैसे सोचो एक व्यक्ति किसी जगह पे पोस्टेड था, तो उसको क्या कर दिया, डीपोस्ट कर दिया। ऐसे करके याद रख लो, एक व्यक्ति किसी जगह पे पोस्टेड था, तो उसको क्या कर दिया, डीपोस्ट कर दिया। तो डीपोस्ट कर देना मतलब किसी व्यक्ति को हटा देना। अब उसका एंटोनियम पूछ रहा है। अब सोचो एक ये कोई चोनू मोनू भाई साहब हैं, अब ये भाई साहब क्या हैं, इनका मान लो पहले डिपोज्ड कर दिया गया। तो डिपोज्ड करने का मैंने मतलब क्या कहा था कि ये जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ से इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? डिपोज्ड का मतलब तो था कि इनको हटा दिया गया, लेकिन इसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो एंटोनियम में क्या हो जाएगा बताओ? एक तरफ एक एम्प्लॉय की नौकरी छीन ली, और एक तरफ उस व्यक्ति का क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए। क्या हो जाए प्यारे साथी? प्रमोशन हो जाए। तो इसका जो एंटोनियम बनेगा वो क्या बनेगा? प्रमोटेड। क्या बनेगा? प्रमोटेड इसका राइट आंसर बनेगा। समझ में आ रही है बात? भाई डिपोज्ड का मतलब हटा दिया, और प्रमोटेड का मतलब उसकी पदोन्नति हो गई। पदोन्नति हिंदी में बोलते हैं भाई, थोड़े हिंदी वाले वर्ड में इसलिए यूज़ करता रहता हूँ, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो मेरे को हिंदी थोड़ी सी मतलब पढ़ा है मैंने बचपन से ही, तो इसीलिए मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है अच्छी खासी बोलनी। जो शुद्ध हिंदी वाले शब्द होते हैं, वैसे तो नॉर्मल हिंदी बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शुद्ध हिंदी वाले शब्द होते हैं ना, उनको बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है भाई। मेरे को ही नहीं, सभी को हो जाती है मोस्टली ये तो। चलो अब इनकी बात करते हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है एकदम अलग थलग कर देना, अकेला फकेला, वो वाली स्थिति होती है। इंटरेक्टेड मतलब बातचीत करने के सेंस में होता है, और डिमोलिश्ड करने का मतलब होता है रैक डाउन कर देना किसी चीज़ को। समझ रहे हो ना? रैक डाउन यानी कि ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना, बिल्कुल एनिहिलेट कर देना, एनुल कर देना, क्वैश कर देना, कितने सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसमें बताना होगा एंटोनियम। एंटोनियम बताना है ब्यूटीफुल वर्ड का। भाई ये देखो कितने इजी क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं भाई, ऐसा मत समझो कि पेपर में टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पेपर को लेवल जो होता है, पेपर का जो लेवल होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हर तरीके का क्वेश्चन दिखेगा आपको। टफ से टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, इजी से इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, हर तरीके के क्वेश्चन रखती है। देखो टीसीएस बनाती है पेपर या कोई भी बनाती है, तो वो एजेंसी यही करती है कि वो हर तरीके के क्वेश्चन रखती है। अब आप मुझे बताओ, ब्यूटीफुल का एंटोनियम पूछा है भाई, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, अब उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? अगली यानी कि कुरू। बाकी स्टिंजी आप जानते हैं, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस टाइप का। स्लिमी होता है पतला, और पंजेंट एक तरीके से अगर हम बात करें तो वो भी इसी सेंस में आता है। और रिपग्नेंट वर्ड आपने सुना होगा, रिपग्नेंट वो तो पछतावे वगैरह के सेंस में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये ईडियम आपको दे रखी है, इसका अगर हम बात करें, एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मतलब क्या होता है? ईडियम का मीनिंग बताना है, क्वेश्चन नंबर 15, एट वंस फिंगर टिप्स। देखो आपने बचपन में सुना होगा, जब मैडम जी आपको पहाड़े याद करने के लिए देती थी या गिनती आपको याद करने के लिए देती थी, तब वो आपसे क्या कहती थी? घर से जब कल को स्कूल आएगा ना, तो तेरे को 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल बिल्कुल फिंगर टिप्स होना चाहिए। फिंगर टिप्स होने का मतलब ये है कि कोई जो चीज़ है
उसके बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज है। कई बार आपने सुना होगा बच्चों को कहते हुए कि सर जी सुन लो, बिल्कुल सारी चीज़ें ना उंगलियों पे याद है मेरे को, उंगलियों पे। तो उंगलियों पे याद होने का मतलब ये है कि आपको उस चीज़ के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज है। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ। ये एंटोनियम बताना है आपको इंटरेक्ट्स वर्ड का। देखो इंटरेक्ट का मतलब मैंने क्या कहा, इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना किसी से, जिसे हम इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरेक्शन नाउन फॉर्म होती है और इंटरेक्ट आपकी वर्ब होती है। तो इंटरेक्ट्स का मतलब होता है किसी से बातचीत करना। अब उसका एंटोनियम पूछ रहा है भाई, समझो इंटरेक्ट्स करने का मतलब क्या है। जब आप किसी से बातचीत करते हो, नॉर्मली मेरी बात समझना, जब आप किसी से बातचीत करते हो तो डेफिनेटली आप उससे क्या हो जाते हो, तो आप कहेंगे भैया जी हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। आप देखो जब भी आप किसी से बातचीत करते हो तो आपका जुड़ाव हो जाता है या नहीं हो जाता है उससे थोड़ा बहुत, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल। लेकिन अब उसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि एंटोनियम में ये चीज़ टूट जाएगी। कैसी हो जाएगी भैया, टूट जाएगी, तोड़ना यानी टूट जाएगी ये चीज़। तो जब ये चीज़ टूट जाएगी तो कनेक्ट का जो एंटोनियम होगा वही इसका आंसर बनेगा। तो इंटरेक्ट्स का मतलब होता है बातचीत करके आपस में जुड़ जाना, और एंटोनियम हमसे पूछा है यानी कि उनका जुड़ाव खत्म, टूट जाना। तो डिसकनेक्ट इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी। बाकी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपस में रिलेशन को शो कर रहे हैं। अब देखो कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, साथ देना। इंटर रिलेट का मतलब भी होता है एक दूसरे से संबंधित होना, और इंटरमिंगल्स का मतलब भी होता है एक दूसरे से मिलता जुलता। ठीक है ना, मिंगल मतलब मिलना और इंटर मतलब एक साथ। ये इंटर वर्ड ही यही होता है, इंटर मतलब एक साथ। ठीक है ना, आ जाओ नेक्स्ट, इसका बताएंगे। ये एंटोनियम आपको बताना है स्ट्रेनस वर्ड का। देखो स्ट्रेनस वर्ड का मतलब होता है जिद्दी। इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी, कठोर भी बोलते हैं इसको, जिद्दी भी बोलते हैं। अब इसका एंटोनियम आपसे पूछा है तो समझो, एक तरफ एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी है और एक तरफ आसानी से मान जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो आपसे एंटोनियम पूछा है स्ट्रेनस वर्ड का। तो लाइवली, इजी, इंटेंस और डिमांडिंग, इनमें से कौन सा होगा। देखो लाइवली का मतलब होता है जीवंत, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जीवंत। विविड भी बोलते हैं इसी को, इसके लिए एक सिनोनियम और भी बनता है विविड। ठीक है ये, अच्छा एनर्जेटिक भी बोलते हैं इसी को। तो काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। बाकी अगर हम बात करें, इजी का मतलब आसान होता है, डिमांडिंग का मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाला। तो भैया ये तो इसका क्या है, सिनोनियम है। ये वाला वर्ड क्या है, इसका सिनोनियम है। और इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तीव्र, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा आंसर होगा क्या, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ईजी इसका आंसर होगा, कैसे होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो स्टर्नस का मतलब हो गया जिद्दी, कठोर, जो जल्दी से बात को ना माने, बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा रहे एकदम, एडमेंट, हेड स्ट्रॉन्ग, ये सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इजी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको आप आसानी से मना लें, आसानी से। तो एक तरफ काम आसानी से हो जा रहा है, एक तरफ काम बहुत भैया एक तरीके से बहुत अड़ियल है, बहुत कठोर वाली बात है एकदम, तो वो चीज़ है। तो ईजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है प्यारे साथी, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस, मतलब उन लोगों के लिए अस्पताल जिन्हें मानसिक बीमारी होती है। मानसिक मतलब मन की बीमारी, आप ऐसे कह सकते हैं जो लोग एक तरीके से जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, जिनके लिए एक सिंपल सा वर्ड हम लोग बोल देते हैं कि ये तो पागल है। तो भैया जी जो पागल लोग होते हैं उनके लिए जो अस्पताल होता है उसको वन वर्ड में क्या कहा जाएगा। अब हिंदी में तो बच्चा तुरंत बता देगा कि भैया जी उसको कहते हैं पागल खाना। क्या बोलते हैं उसको, पागल खाना। लेकिन प्यारे साथी बात हिंदी की हो ही नहीं रही है, बात तो इंग्लिश की हो रही है। इंग्लिश में बताइए उसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं असाइलम। क्या कहते हैं प्यारे साथी, असाइलम, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बाकी अगर हम बात करें शेल्टर, शेल्टर मेरे प्यारे साथी एक प्रकार से जो आप थोड़ी देर के लिए शरण वगैरह ले लेते हैं वो होती है। शेल्टर मतलब रोड साइड पे जो होता है ना लोगों के लिए बसेरा टाइप का, उसको बोलते हैं। हैंगर आप जानते हैं दो प्रकार से लिखा जाता है, हैंगर की स्पेलिंग जो दी गई है वो भी ठीक है, और अगर कभी भी ये वाली स्पेलिंग लिखी दिख जाए तो ये भी ठीक है। अच्छा ये वाला जो हैंगर होता है वो बेसिकली खुंटी होती है जिस पर आप कपड़े टांगते हैं, और ये वाला जो हैंगर होता है वो आपकी विमानशाला होती है जहाँ पर आपके विमान रखे जाते हैं। और मैंने आपको दोनों में डिफरेंस करना कैसे सिखाया था, मैंने डिफरेंस करना सिखाया था ये वाले ए से। मैंने कहा था अगर ये वाला ए दिख जाए तो तुरंत समझ जाना ए का मतलब होता है एयर,
ए का मतलब क्या होता है एयर, और एयर से आप तुरंत इसको रिलेट कर लेंगे कि भैया ये तो विमान से रिलेटेड बात है। और ड्रगिस्ट मतलब होता है जो दवा वगैरह देता है, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये भी अगर देखा जाए तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। कह रहा है चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन विच विल आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन। तो कह रहा है बच्चों को अवॉइड करना चाहिए अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन देना, जो कि आइडेंटिफाई कर लेंगी उन्हें और उनके लोकेशन को, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात है जिसके अंदर एक कंडीशन वगैरह बन रही हो? तो आप तुरंत कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल एक कंडीशन बन रही है। वो बोल रहा है कि चिल्ड्रंस को जो है अवॉइड करना चाहिए अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन देना। क्यों करना चाहिए, क्या हो सकता है इसके लिए? तो आप कहेंगे भैया जी विच विल आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन, क्योंकि कोई ना कोई उनकी जो है लोकेशन को ट्रैक कर लेगा और उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा, उनका पता लगा लेगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को कहने का तरीका गलत है। अगर आप मॉडल वर्ब चैप्टर जानते हैं, जो मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, और एक एक मॉडल वर्ब के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम ये बात कहने ही नहीं वाले हैं कि इस तरीके से इस बात को लिखा गया है इस तरीके से नहीं कहा जाएगा। यानी विल मॉडल वर्ब लगा के आप इसका मीनिंग प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। और एग्जामिनर ने कहा भी है कि आप रिप्लेस कीजिए, यानी दी गई बात जो है वो अपने आप में ठीक है, गलती नहीं है उसके अंदर। अगर गलती होती तो इम्प्रूव करने के लिए बोलता, गलती नहीं है, रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। यानी दी गई चीज भी ठीक है, आपको उसको रिप्लेस करके उसका बेटर मीनिंग देना है, यानी इससे बेहतर मीनिंग आपको देना है। और इससे बेहतर मीनिंग पता है कहाँ बनेगा? विच एवर कैन आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन। हमें कैन मॉडल वर्ब यहाँ पे लगानी होगी, क्योंकि कैन मॉडल वर्ब जो है वो बता देती है क्या? पॉसिबिलिटी, कि भाई जब चिल्ड्रन जो है वो अपनी जो एक तरीके से क्या होता है, जो अपनी डिटेल्स वगैरह ऑनलाइन दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, पॉसिबिलिटी हो जाती है कि भाई कोई ना कोई उनकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई कर सकता है उनको आसानी से। तो यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब एकदम प्रॉपर रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैन मॉडल वर्ब जो होती है वो एबिलिटी बताने के लिए भी आती है प्यारे साथी, और मैंने आपको बताया था ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी आती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बात बताई हुई है, ठीक है ना? एबिलिटी बताने के लिए भी आती है और पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी आती है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से ये बात बताई हुई है। तो हमारे क्वेश्चन का जो इसका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बाकी अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे माइट लीड, भाई ज़बरदस्ती में कोई वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे देखो डैट कुड कर दोगे तो वही बात, ये फिर पास्ट में चला जाएगा, लेकिन हमको कैन वाला मीनिंग चाहिए। कुड ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, कुड के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन मॉडल वर्ब में ही मैंने इसका एक फंक्शन आपको बताया था कि ये पास्ट ऑफ कैन होता है। क्या होता है? पास्ट ऑफ कैन होता है, यानी कैन मॉडल वर्ब जो काम प्रेजेंट में करती है ये वही काम पास्ट में करता है। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा और मैंने कुड लगा दिया तो भैया ये तो पास्ट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तब तो गलती हो जाएगी बात, तो इसीलिए हम वो नहीं लगा रहे। और यहाँ पे हम बात करें कि हमने ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं चुना, व्हाट वाला, तो हमने ये वाला इसलिए अवॉइड किया क्योंकि बिल तो हम यहाँ पर भी नहीं लगा रहे थे, क्योंकि बिल के साथ तो मीनिंग प्रॉपर नहीं बन रहा था। एंड सेकंड चीज़ जो और भी है इसके अंदर वो ये है भाई, ये व्हाट और दैट, आपको याद होगा ये दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनके बीच में मैंने एक बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस आपको बताया हुआ है। जब आप दैट लगाते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमने कहा था कि भैया दैट तो आलू है, सबके साथ आ जाता है। तो ये वही वाली बात है कि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका आप यूज़ तब करते हैं जब चीज़ें आपके सामने कैसी हों, वेल नोन हो, यानी कि चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर हो, ठीक है ना? चीज़ें कैसी हों आपके सामने एकदम क्लियर, यानी अपरेंट हो, एकदम आपको पता हो कि आप इस चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तब आप दैट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपकी जो चीज़ें हों वो कैसी सेंस बना रही हों, हिडन सेंस बना रही हों, यानी कि आपका जो एक प्रकार का एंटीसीडेंट होता है, क्या होता है प्यारे साथी, जो एंटीसीडेंट होता है वो ना दे रखा हो, यानी एंटीसीडेंट दिया ही ना हो, उस केस में हम व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें आपको बताई हुई हैं प्रोनाउन चैप्टर के अंदर।
ठीक है ना। अब तो समझ गए ना चारों ऑप्शन, बाकी तीनों ऑप्शन हमने कैसे एलिमिनेट किए, तो आप समझ सकते हैं बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दी है और मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ जो मैंने पढ़ाया हुआ है। मेरे को नहीं मतलब कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा टीचर लगा के बताएगा आपको, उनके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें सही रहती हैं। मैं बस आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप पेपर में क्वेश्चन को एकदम ठीक करके आएंगे ज़बरदस्त तरीके से विद लॉजिक के। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपसे एंटोनियम पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस वर्ड का एंटोनियम बताना है। भाई रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, जिसके लिए हिंदी में एक टर्म बनती है प्रतिरोध। बस ये वही है, इसका जो मीनिंग है रेजिस्टेंस का वो यही है, प्रतिरोध। अब समझो, एक तरफ आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो और एक तरफ आप किसी चीज़ को सहन कर रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनियम। भाई जैसे समझो, एक व्यक्ति ने ना आपके बारे में बहुत बुरा भला कहा, तो आपने क्या किया, आपने ना उसको सहन कर लिया, और एक व्यक्ति ने उसका विरोध कर दिया। भाई सामने वाले ने आपको बुरा भला कहा तो आपने भी कह दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए या नहीं हो गए। एक व्यक्ति ने आपको बुरा भला कहा तो दूसरे एक ने क्या किया, एक ने तो उसको भी बोल दिया उल्टा, भाई तूने बोला, उसने भी बोल दिया। और एक ने क्या किया, सिर्फ शांत रह के उसको वापस वहाँ से चला आया, वो शांत रहा, बोला कुछ भी नहीं। तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के उल्टे स्वभाव के हो गए। तो बस हमें वही एंटोनियम चाहिए था। आप जानते हैं कि भाई रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध यानी विरोध करने वाला, और टॉलरेंस का मतलब होता है सहन क्षमता। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की सहनशीलता जितनी होती है ना, उसको बोलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी टेंडरनेस आप जानते हैं ये एक तरीके से कमज़ोर के सेंस में आता है, जिसे आप अगर देखा जाए तो और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे फ्रेजाइल हो गया, और आपका अगर हम बात करें डेलिकेट करके होता है वर्ड, वो भी आता है आपका। तो ये सारे के सारे वर्ड होते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिलायंस, ये भरोसे के सेंस में होता है। रिलायंस तो कंपनी भी है, जियो की आप सिम चलाते होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, और अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। ठीक है, जागरूकता। ठीक है, रिलायंस का मतलब भरोसा होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था आज का टेस्ट। आई होप कि आपने बढ़िया तरीके से इस PYQ मॉक टेस्ट को लगाया होगा, और मेरे को कमेंट करके बताते रहिएगा कि भैया आप 20 में से कितने ठीक कर पा रहे हैं। बाकी मुझे समय दीजिए, बस 10 मॉक टेस्ट आप पहले ऐसे लगाइए 20-20 क्वेश्चन वाले, फिर हम 25 क्वेश्चंस का भी सेट बनाने लगेंगे, ठीक है ना। और मैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को भी ऐड करने लगूंगा। पहले मेरी कोशिश है कि आपको ग्रामर वाला पार्ट और वोकेबलरी वाला पार्ट आपको करा दिया जाए, जिससे आपको मोस्टली जो पेपर आपका बनता है उसका आइडिया आपको लग जाए, ठीक है ना। बाकी हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को भी ऐड करेंगे इसी के अंदर। आप बस चीज़ें सीख लो पहले, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।